हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास। और आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से देखी होगी, आपने क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करे होंगे और उसके बाद अब आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जब तक आप पुरानी वाली जो वीडियो है उसको नहीं देखेंगे तब तक आप अगले वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसका आंसर मुझे देंगे कि क्या क्या चीज़ें लॉन्च की गई थी और जो आपने पिछले वाला करंट अफेयर पढ़ा। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर देखा करो बेटा कि वैसे तो पेपर में वैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, पर यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप एक बारी वीडियो शुरू करने से पहले एक बारी अगर आप पुरानी शीट देखेंगे तो थोड़ी सी याद आना शुरू हो जाता है कि मैंने पढ़ा था पहले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या क्या आंसर बनता है। ठीक है, चलिए तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास कौन सा वाला आता है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट, और कौन सा आता है, पर्सन इन न्यूज़। इसके बारे में डिटेल में एक एक चीज़ जो बनती होगी उसके बारे में फैक्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इसके साथ बनने वाले सारे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें याद हो तो हमने जॉर्डन पढ़ा था, फ्रांस पढ़ा है। ठीक है, इन सब के भी पीएम प्रेसिडेंट बन ही रहे हैं। अब मीनवाइल किसके यहाँ पर बने हैं, तो जापान के, और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा कहता है न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कहाँ के बच्चे, तो आपने याद रखना है जापान के। कहाँ के बने हैं, जापान के। और जब भी हम जापान बोलते हैं तो आपको याद रखना है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे से, लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगर आपको पता हो तो ये इसे कहा जाता है। प्लस आपको सीखना है यहाँ पे कि अगर इंडिया में पूछे आपके पास कि लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या होगा तो आप टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या टिक करेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए फैक्ट कि अगर हम उसका पढ़ रहे हैं तो उसके साथ इंडिया का अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो हम क्या टिक करके आएंगे। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं इसकी, तो पुराने एक डिफेंस मिनिस्टर थे जापान के जिनका नाम था शिगेरू इशिबा। ठीक है, अब आप इसे कैसे भी याद रखो, है ना, शिगरू करके याद कर लो, शिगरू काफ़ी है। शिगरू जो है वो क्या बने आपके पास, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, जापान के। और ये पहले क्या थे, इनके डिफेंस मिनिस्टर, याद रखना है। और साथ ही साथ किस पार्टी के हैं, तो आपको याद रखना है जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं कि पेपर के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। सीधा बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नए कौन बने हैं जापान के, तो आपका आंसर हो जाएगा शिगरू करके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जापान के भी लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या कहा जाता है, तो जापान की भी लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। ये स्टैटिक के क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एज्यूम कब करेंगे ऑफिस को, तो 1 अक्टूबर 2024 को ये बैठ भी चुके होंगे। और कौन रिटायर हो रहे हैं या कौन रिप्लेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो फूमियो करके आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब कितने वोट से जीते ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें क्या याद रखना है, जापान की कैपिटल क्या आती है, टोक्यो, और करेंसी क्या आती है यहाँ पे, येन। ये हमें यहाँ पर सीखना था। ठीक है, चलिए अब फैक्ट जोड़ते हैं जापान के साथ और जापान और इंडिया के रिलेशन के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेते हैं और क्या क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा जब भी हम इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करते हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, जब भी हम इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करते हैं तो ये जगह हमारे लिए हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जापान इंडिया के लिए अगर हम देखें तो इंडिया के लिए जो जापान है वो हिस्टोरिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चा, क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट या हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स का यहाँ से लेना देना है। तो एक नाम है आपके पास राश बिहारी बोस, आप सबने सुना होगा, और एक आते हैं सुभाष चंद्र बोस। एक कौन आते हैं बच्चे हमारे पास, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन दोनों का किसके साथ संबंध है, तो आप याद रखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के साथ इनका संबंध है। और वो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करते हैं, उसका जो गठन है वो तो चलो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर हुआ है, हाँ, पर जापान ने भी हमारी मदद करी है, हमारी फौज की मदद करी थी। कब, जब हम कहाँ पर थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम नहीं जूझ रहे थे, हम ब्रिटिशर्स से जूझ रहे थे। और ब्रिटिशर्स कहाँ जूझ रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चा इसके साथ, जापान हमारे लिए कल्चरली भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल्चरली, क्यों कह रहे हैं हम कल्चरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाने अनजाने
या आप ऐसा कह सकते हो इनडायरेक्टली जो बुद्धिज्म धर्म है, जो बुद्धिज्म है बच्चा, वो कहाँ पहुँचा होगा, कहाँ पहुँचा होगा, वो जापान में पहुँचा होगा। तो बुद्धिज्म भी कहाँ पर निकला है, इंडिया से ही निकला, आप ऐसा कह सकते हो। और इंडिया से अलग अलग जगहों पे जाने के बाद इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, इनडायरेक्टली वो कहाँ पहुँचा होगा, जापान पे भी पहुँचा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ एक और फैक्ट क्या बन सकता है। जापान हमारे साथ किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेंट भी है, ध्यान देंगे आप, हम और जापान कॉमन पार्टिसिपेंट भी हैं बहुत सारी जगहों पे। उसमें से पहली जगह अगर हम नोटिस करें तो पहली आती है क्वाड। कौन सी आती है बच्चा यहाँ पे, क्वाड, जिसका फुल फॉर्म आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर आपको पता हो पिछले करंट अफेयर में, तो पिछला करंट अफेयर कहता है कि जो 2025 का क्वाड होगा वो कौन होस्ट करेगा, तो आप याद रखेंगे कौन होस्ट करेगा, उसे होस्ट करेगा इंडिया करेगा। क्लियर है सबके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड, तो G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है उसके हम भी पार्टिसिपेंट हैं, और साथ कौन पार्टिसिपेंट है, जापान भी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसका, याद होगा आप सबको, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आपको याद हो तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके साथ है हमारा वेंचर, ये हमारा प्रोग्राम किसके साथ है, ये फ्रांस के साथ है, और इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पर आ जाएगा आपके पास, हरियाणा। ठीक है, क्लियर है सबके पास ये वाला। अब समझिए बच्चा, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर, हम तो फाउंडिंग मेंबर भी है ना, पर हमारे साथ साथ जापान भी इसका मेंबर हमें देखने को मिलता है। तो जापान इंडिया के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म पे कहाँ पर दिखता है, तो आप याद रखेंगे क्वाड में दिखता है। और क्वाड जो है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली में 4 कंट्रीज, जिसमें इंडिया, याद रखना है आपको, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा हम G20 और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी मेंबर हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ, अगर हम नोटिस करें यहाँ पर, तो जापान इंडिया के साथ मिलिट्री भी, मतलब डिफेंस के पर्सपेक्टिव पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मिलिट्री के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए बच्चे, तो पहला आपको याद करना पड़ेगा, पहले आपको याद करनी पड़ेगी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है इसका, धर्म गार्डियन या गार्जियन, जो भी आप कहते होंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज है, तो आप याद रखेंगे ये आर्मी की एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ, हमारी जापान और इंडिया के साथ, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक आती है आपके पास जिमिक्स। कौन सी आती है बेटे का आपके पास यहाँ पे, जिमिक्स। और जिमिक्स हमारी और इनकी कौन सी एक्सरसाइज है बच्चे, तो ये भी आप याद रखेंगे नेवल एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा एक और नेवल है जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, मालाबार, और ये भी कैसी एक्सरसाइज है बच्चे, तो आप याद रखेंगे नेवल एक्सरसाइज है, हमें याद रखना है। उसके अलावा वीर गार्जियन है, याद रखेंगे आप, और वीर गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो कौन सी वाली एक्सरसाइज है, तो हमें याद रखना है एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज ये है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास कौन कौन सी आ गई मिलिट्री में। अगर मिलिट्री आर्मी की बात करें तो धर्म गार्जियन, जिमिक्स और मालाबार किसके साथ आ जाती हैं आपके पास, नेवल। और जब हम वीर गार्जियन की बात करते हैं, वीर गार्डियन की अगर हम बात करते हैं, और एक और है शिन्यू मैत्री। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक और आती है आपके पास जिसका नाम आता है शिन्यू मैत्री, ये दोनों एयरफोर्स हैं, आपने याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके साथ, थोड़े से फैक्ट हमने सीखे जापान के साथ, जो जो क्वेश्चन बन सकता था हमने उसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, और क्या नाम है उनका, तो याद रखना है अविरल जैन। क्या नाम है उनका, अविरल जैन, या फिर ऐसे अविरल जैन आप याद रख सकते हैं। ये कौन बने यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आरबीआई को क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब ये टॉप बॉडी है किसकी, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की। किसकी बच्चा, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की। और अगर हम बात करें इसे ओन कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, निर्मला सीतारमन हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास करंट अफेयर। अब जोड़ते हैं फैक्ट, और ये फैक्ट मैंने आपको बहुत दिनों से रिवाइज नहीं कराया, तो वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, पहला देखिए, पहला समझते हैं। पहला क्या बनता है यहाँ से कि
1926 में, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, 1926 में कुछ किताबों में लिखा हुआ है हिल्टन यंग कमीशन, देख लेंगे आप, और कई बार लिखा है यंग हिल्टन, तो ये थोड़ा सा नाम में गड़बड़ दिखती है। यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंड से क्या सेटअप किया गया था, इंडिया के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करने की बात की गई थी। कौन सी कमीशन से, तो आप याद रखेंगे यंग हिल्टन कमीशन से, आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1934 में कौन सा एक्ट हमारे पास आया था, तो आप याद रखेंगे आरबीआई एक्ट पास किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, याद रखेंगे आरबीआई को क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा 1937 को इसके जो हेडक्वार्टर कह लो या इसकी स्टैब्लिशमेंट है उसे शिफ्ट कर दिया था, कहाँ से कहाँ, कैलकाटा टू मुंबई, और आज आरबीआई के हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में मिलते हैं, आपने याद रखना है। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला। उसके साथ अगर हम देखें इसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप क्या टिक करके आएंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कौन बने थे यहाँ पर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये आपने याद रखना है। और 1935 से लेकर 37 तक का, 35 से लेकर 37 तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और इंडियन गवर्नर पूछा होगा तो इंडियन गवर्नर में क्या आंसर आएगा आपके पास, सीडी देशमुख, क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, सीडी देशमुख, जिन्होंने सीट संभाली थी लगभग 1943 के आसपास, और 49 तक इन्होंने क्या करा था यहाँ पे, एज अ गवर्नर बनकर ये रहे थे। उसके अलावा तीसरा नाम अगर आप याद रखेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास होगा मनमोहन सिंह। क्या नाम होगा बेटा, मनमोहन सिंह, और ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, ऐसे पीएम जो कभी आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, मनमोहन सिंह आपने याद रखना है, और लगभग 1982 से लेकर 85 तक आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला। अब एक और करंट अफेयर सीखते हैं इसके साथ का, जो कि आरबीआई से ही रिलेटेड है। देखिए, जब हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो अभी कौन है, शक्तिकांत दास है, आप सबको याद रखना है। और शक्तिकांत दास की अगर आप बात करते हैं तो इनको 2023 में, मैं रिपीट करूंगी, 2023 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। और अभी रिसेंटली आई थिंक अगस्त के करंट अफेयर में इनको A+ रेटिंग से क्या किया गया था, नवाजा गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा इस साल अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई अपना क्या यहाँ पे लॉन्च कर चुका है, ऐसा कह लो 90th मतलब 90 साल हो चुके हैं इसको, या फिर आरबीआई @90 आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ओपनिंग सेरेमनी थी, 90 साल हो चुके हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर है सबके पास। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मेडिकल सर्विसेज। अब ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे पहले इस वाली टर्म को पकड़ते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है बच्चा, मेडिकल तो समझ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या समझना है यहाँ पे, आर्म्ड फोर्सेस। जब भी हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, इसी में आ जाता है बच्चे इंडियन आर्मी, इसी में आ जाएगा हमारे पास कौन सा वाला, नेवी, और इसी के अंदर आ जाएगा हमारे पास एयरफोर्स, ठीक है। एक आपने इसको CAPF जो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्स है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, वो एक अलग बॉडी है, ये एक अलग है, ठीक है। इनको आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। अब समझिए बच्चा, ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं आपके पास, ये 3 हो गई हमारे पास। अब जरा सा फिर से इस करंट अफेयर की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा था, कहता है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी हैं, किसकी, आर्म्ड फोर्सेस की। तो आर्म्ड फोर्सेस बोलने का मतलब हो गया, इसमें तीनों के बारे में बात हो रही है। तीनों का मतलब हो गया आर्मी, नेवी और तीनों की मेडिकल सर्विसेज के लिए कौन अपॉइंट हुई है, डायरेक्टर जनरल। और क्या नाम है इनका, तो आपको याद रखना है आरती सरीन, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। आई थिंक आपको पहले ये बात समझ में आ गई कि ये सिंगल इसके लिए नहीं अपॉइंट हो रही है, किसके लिए अपॉइंट हो रही है बेटा, ये तो ये पूरे के पूरे कह सकते हैं आप, इसके लिए अपॉइंट इन्हें किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर हम समझते हैं 1948 में, ध्यान देते हैं, ठीक है। 1948 में मतलब 1948 में
भारत सरकार ने इन तीनों को मर्ज करा था। इन तीनों को मर्ज करने का मतलब है इन तीनों की जो मेडिकल सर्विसेज है उन्हें क्या कर दिया था, यहाँ पे मर्ज कर दिया था। इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज आप इसे कह रहे हैं। पहला ये क्लियर हो गया। सेकंड आपको याद रखना है बच्चे, ये जो कमेटी है मतलब इसको रिकमेंड किसने करा था, तो आप याद रखेंगे इसको कंबाइंड करने का काम किसने करवाया था, तो बीसी रॉय कमेटी। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कभी आ सकता है आपके पास डिफेंस के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये। तो बीसी रॉय कमेटी ने कहा था कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका मेडिकल विंग भी क्या होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा बच्चे इसका, तो हम सबको पता है हेडक्वार्टर एक ही जगह कॉमन दिखते हैं आपको, और वो कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली में। क्लियर हो गया सबके पास। अब आप इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हमने क्या पढ़ना था, ठीक है। देखिए कहता है बच्चे, सर्जन वाइस एडमायरल, क्या नाम है बच्चे इनका, आरती सरीन, बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। और इस DGAMFS का है मतलब ये कब सेटल हुआ होगा, तो 1948 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। कहता है ये किसको रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन है अभी अपने पास, राजनाथ सिंह, ठीक है। उसके अलावा एंड फॉर ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी मैटर्स विच रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन देखेगा, भी डायरेक्टर जनरल देखेंगी। कहता है इसके बाद यहाँ पर इन्हें क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ये हेड कह सकते हैं आप मेडिकल सर्विसेज की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। क्लियर हो गया, कोई बारी बात नहीं थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कहीं सरदार बलदेव तो नहीं थे, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब एक फैक्ट और सीख लेते हैं इसके साथ का, अगर हमने इंडियन नेवी आर्मी छेड़ा ही है तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला इन तीनों विंग्स के ऊपर भी एक पोस्ट है हमारे पास, क्या नाम है उसका, CDS, जिसे आप क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और कौन है अभी अपने पास CDS, तो हमें याद रखना है अनिल चौहान, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अभी कौन है अपने पास CDS, तो आप याद रखेंगे अनिल चौहान, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। एयरफोर्स के तो आपको पता ही होना चाहिए, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था, क्या नाम है उनका, अमरप्रीत सिंह, याद हो अगर आपको तो। और कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, तो एयरफोर्स डे हम मनाते हैं कब, 8 अक्टूबर को। मतलब जो अगला करंट अफेयर हम पढ़ेंगे उसमें 8 अक्टूबर में जो एयरफोर्स डे आएगा उसको भी हम वहाँ पर बात करेंगे। क्लियर हो गया। उसके अलावा आर्मी की जब हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी डे या फिर आर्मी डे हम कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। और अभी उसके चीफ कौन है, तो आपको याद रखना है उपेंद्र द्विवेदी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कौन है अभी यहाँ पर, उपेंद्र द्विवेदी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और नेवी के कौन है, तो नेवी के हैं विवेक राम चौधरी, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी कौन है अपने पास यहाँ पे, नेवी के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नेवी डे हम हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी आप साथ साथ इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है, प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। अब हमारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था कि हमने तो कभी नहीं पढ़ी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कुछ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में और ध्यान से समझते हैं कि क्या है बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है एक्चुअली में ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देंगे। ये क्या है बच्चे, हमारे पास एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसको कंट्रोल या किसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है बच्चा किसको, तो ये करती है एक्चुअली में किसको प्रोटेक्ट, प्रेस ऑफ इंडिया को। किसको मतलब कंट्रोल करती है, प्रेस ऑफ इंडिया को, आपने यहाँ पर याद रखना है। क्लियर हो गया पहले यहाँ तक आपके पास। अब देखते हैं आगे इसके साथ और क्या क्या जुड़ सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि यह इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1939 में। और 1939 में तो ब्रिटिशर्स हमारे पास थे अगर आपको याद हो तो, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली में आते हैं। ये फैक्ट आपने साथ में सीखना है। अब देखिए करंट अफेयर क्या था, कहता है MV श्रेयम्स या श्रेयम्स कुमार जो हैं, ये श्रेयम कुमार आप कह सकते हैं, ये कौन बने हैं, MD ऑफ
ऑफ द रेनाउंड मातृभूमि न्यूज़पेपर हैं ये, और इनको अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है किसका? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। और ये क्या है बच्चा? ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट या ग्रोथ ये सब कुछ देखती है किसका? प्रेस ऑफ इंडिया का। क्लियर है आई थिंक आपके पास? चलिए अब प्रेस से बनने वाले क्वेश्चन, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात कर लेते हैं और पहला फैक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चा, इंडिया में अगर हमसे कभी पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, क्वेश्चन सुनेंगे आप ध्यान से और साथ साथ आप लिख लेंगे बाद में, इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ खुली थी? तो इसका आंसर है 1556। और खुली कहाँ पे थी बच्चा? तो आप याद रखेंगे गोवा में। और गोवा उस समय किसके कब्जे में था? तो आप याद रखेंगे पोर्टुगीज के अंडर ये आ रहा था। क्लियर हो गया? सेकंड आपको समझना है बच्चे, सेकंड हमें अगर हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ, अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पास यहाँ पे, फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? ठीक है। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे, तुम्हें क्या लग रहा है ये प्रिंटिंग प्रेस इसलिए ओपन की गई है कि अंग्रेजों को मतलब पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को हमारी चिंता है? बिल्कुल नहीं बेटा। क्या करना था इनको? अपनी किताबें जो धर्म ग्रंथ हैं, जो कि कह सकते हो जो क्रिश्चियन किताबें हैं या बाइबल वगैरह है, उसको ट्रांसलेट करना था ताकि लोकल लोग उसके साथ पढ़े लिखे उसको और लोग उसके साथ अपना कनेक्शन बैठा पाएं। ठीक है, अब समझिए तो फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहते हैं हम? तो हम कहते हैं जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? से फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ही इंडिया की पहली अखबार चलाई थी जिसका नाम क्या था? आपको याद रखना है, कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर। ध्यान देना, इसी को क्या कहा जाता है? कैलकटा जर्नल एडवर्टाइजर। और इसी को कहा जाता है, ध्यान देंगे आप, बंगाल गैजेट। क्या कहते हैं इसको हम? बंगाल गैजेट भी इसे हम यहाँ पर कहते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 1780 में ये अखबार चलती है बेटा, और 1782 में इस अखबार को बैन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही भारी पैमाने पे क्रिटिसिज्म करा था। किसका? तो आप याद रखेंगे, क्रिटिसिज्म करा था किसका? अंग्रेजी सरकार का। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया सबके पास? उसके अलावा अब ये तो क्लियर हो गया आपके पास। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं यहाँ पर कि इंडिया की पहली पर्शियन न्यूज़पेपर कौन सी थी? ध्यान देना, फारसी भाषा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फारसी जो है वो मुगलों के दरबार में और दिल्ली सल्तनत में ये बोली जाती थी। ठीक है, तो पर्शियन न्यूज़पेपर कौन सी आएगी? तो आपको याद रखना है, मिरतुल अकबर भी कहते हैं इसे, और इसे मिरतुल अकबर भी कहा जाता है। किसकी अखबार है ये? तो आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन रॉय। क्या आंसर टिक करके आना है आपको? राजा राम मोहन रॉय। क्लियर हो गया सबके पास? ये आपको यहाँ पर समझना था इसके साथ बनने वाला फैक्ट। ठीक है, अब एक दो फैक्ट और जोड़ दूं आपके पास ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें प्रेस से बनने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए यहाँ का मिटाती हूँ पहले ताकि आप ठीक कर ले बाद में, है ना। चलिए, अगर हम बात करें बच्चा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर, ध्यान देंगे, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए किसके बारे में बात करता है? तो अगर हम 19 की बात करें तो 19 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और इसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है आपके पास मीडिया भी। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? एक और क्वेश्चन बन गया। और उसके अलावा अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और बता दूं ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें। एक आपको और याद रखना है बच्चे, इंडिया में एक्चुअली में एक प्रेस एक्ट आया था जो कि पंजाब के पेपर का पेट क्वेश्चन है। वो ये है वर्नाकुलर मतलब मेरी अपनी भाषा में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो आप याद रखेंगे 1878। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कब आया था बच्चे? ये 1878 में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके अलावा इंडिया का प्रेस को लेकर क्या रैंक है? तो 2023 में इंडिया का रैंक था 161।
आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो प्रेस को लेकर ये जो प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स आया था उसमें जो है वो इंडिया का रैंक कितना था, 161 आउट ऑफ 180। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सब पढ़ भी रहे होंगे इसके बारे में भी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली में किस किस को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। क्या कहा जाता है, किस किस को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है अरुंधति रॉय की। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो है इन्होंने फर्स्ट मेमोयर, अब मेमोयर का मतलब इजी भाषा में समझ लो, मतलब बायोग्राफी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी आ रही है और उसका नाम क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी। अब यहाँ पे कोई भारी बात नहीं है, इसको बहुत ही ईजी भाषा में समझते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। देखिए ये कौन है, पहला तो आपको क्लियर हो गया, इंडियन ऑथर है और इनको 1997 में कौन सा प्राइज मिल चुका है, बुकर प्राइज। ठीक है, और बुकर को मैन बुकर भी कहते हैं, इंटरनेशनल बुकर भी कहा जाता है। और क्या नाम है इनका, अरुंधति रॉय। और ये अपनी पहली बायोग्राफी लेकर आ रही हैं, जो कि कब लॉन्च की गई है या फिर कब पब्लिश की गई है, सितंबर 2025 में ये लाई गई है। ठीक है, अब इनको मैन बुकर्स प्राइज या बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, तो आप याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन 1997। और उनके और भी इनके अदर नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमस्ट हैप्पीनेस, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट, द एंड द एल्जेब्रा ऑफ इंडेफिनाइट जस्टिस। तो ये आगे इनके पास अदर कुछ और आपके पास किताबें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं यहाँ से। 2024 का जो बुकर प्राइज है वो किसे मिला है, तो आपको याद रखना है कायरोस को। किसे मिला है बच्चे यहाँ पे, कायरोस। और कायरोस किसने लिखी है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, किसे मिला है यहाँ पर, कायरोस, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और एक और बेटा, एक और आप याद रखेंगे, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, अगर आपको पता हो, समाज सुधारक भी हैं अरुंधति रॉय, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इन्हीं को 2024 का पेन प्रिंटर कौन सा मिला यहाँ पे, पेन प्रिंटर प्राइज भी मिल चुका है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कौन सा वाला, इनको एक और प्राइज मिल चुका है 2024 में, तो पेन प्रिंटर प्राइज ये भी इनको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, चलिए तो ये और कोई भारी बात नहीं है इसमें, और बाकी देख लेंगे आप इसके साथ का। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, नेशनल। और नेशनल के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन बन सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्लैटिनम जुबली मनाने जा रहा है कौन, तो आपको याद रखना है कौन, यहाँ पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात कर रहे हैं। जब भी हम सिल्क की बात करते हैं हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, जो सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो जब हम सिल्क की खेती करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ये आपने पहला फैक्ट सीखा। अब इसके साथ क्या क्वेश्चन बनता है देखते हैं बच्चा। पहला नाम यहाँ पर पकड़ लेते हैं और लिखा है यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड। क्या नाम लिखा है बच्चे यहाँ पे, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये एक, ध्यान देंगे आप, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास की जाती हैं। तो कैसी बॉडी है आपके पास ये, तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किसके अंडर काम करती है ये, तो आप याद रखेंगे किसके अंडर आती है ये, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा आपके पास बेंगलुरु में। कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, इसका बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, कि इसका मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना किसके बारे में, जो सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म सीड होता है उसके बारे में, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन कैसे कैसे क्या हो सकता है, इन सब के बारे में ये यहाँ पर बताती है। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। देखिए कहता है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जो कि जिनके पास कौन सा मंत्रालय बेटा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने कोमेमोरेटरी कॉइन इंट्रोड्यूस करा है। कोमेमोरेटरी कॉइन का मतलब होता है याद में आप कह सकते हैं, और वो कितने रुपए का कॉइन है, तो ₹75 का। और याद रखेंगे क्यों कर रहा है, क्योंकि प्लैटिनम जुबली बना रहे हैं, मतलब 75वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है कौन, अपनी सेंट्रल सिल्क बोर्ड, आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर है, मैसूरू। और मैसूरू कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। ठीक है, अगला कहता है CSB
इसे स्टैब्लिश किया गया था कब 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 कब, तो ये आप इसके साथ का देख लेंगे। और किसकी डेवलपमेंट की बात करता है, सिल्क इंडस्ट्री की बात ये हमेशा करता है। और मैंने भी आपको बताया कौन कंट्रोल करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं आपके पास, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर आते हैं हमारे पास, ये आते हैं हमारे पास बेंगलुरु में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वेराइटी है किसकी यहाँ पर, सिल्क की। तो एक आप सबने शायद सुना होगा मुगा, ठीक है, मुगा भी कहते हैं, मोगा भी कहते हैं इसे, ठीक है, मोगा भी कहते हैं, मुगा भी कहते हैं। उसके अलावा मलबरी, ठीक है, मलबरी ये आप याद रखेंगे, या मलबेरी जो तुम्हारा दिल करता है। उसके अलावा तसर, अगर आपने सुना होगा, TASAR, तसर, अगर आपने इनके बारे में सुना होगा। उसके अलावा इरी, ठीक है, इरी या एरी भी कहा जाता है इसे। उसके अलावा ट्रॉपिकल तसर, ठीक है, ये सब किसकी वेराइटीज़ हैं बच्चे, तो आप याद रखेंगे ये सब किसकी वेराइटीज़ आती हैं, तो ये सब किसकी वेराइटीज़ हैं, सिल्क की वेराइटीज़ हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं यहाँ से कि अगर हम भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार ने इसकी सिल्क की प्रोडक्शन के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया था जिसका नाम था सिल्क समागर, ठीक है, या समागर भी कहते हैं या समग्रा भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे सिल्क समागर किसकी प्रोडक्शन के लिए चलाया गया है, तो आप याद रखेंगे इसे चलाया गया था सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए तो एक और हमारे पास करंट अफेयर हो गया, अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला देखते हैं, अगला कहता है मेक इन इंडिया। अच्छा, दो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। हमारे पास दो टर्म्स हैं, उसमें से एक टर्म कहती है आपके पास, एक आती है आपके पास मेक इन इंडिया और एक आती है आपके पास मेड इन इंडिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, एक आती है आपके पास मेक इन इंडिया, एक आती है मेड इन इंडिया, ठीक है। मतलब जो सामान भारत में बना उसके ऊपर जो टैग लग जाएगा वो तो हमें पता ही है, मेड इन इंडिया बन गया वो तो, मतलब वो सामान बना कहाँ पर है, हमारे देश में बना हुआ है। पर फिर मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया के बारे में पहले समझते हैं कि मेक इन इंडिया किसके बारे में बात करता है। ध्यान देते हैं बच्चे, मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो ये नेशनल और जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनके द्वारा भारत में ही गुड्स को क्या करना है, यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया था। मतलब देश में बनाना, हमारे देश में सामान को बनाना, ठीक है। जो बाहरी कंपनीज हैं, जो देश की स्वदेशी कंपनीज हैं, वो भारत में किसी चीज़ को यहाँ पर शुरू करें, उसके लिए लाया गया था आपके पास मेक इन इंडिया। तो कहता है बच्चे यहाँ पर ये किसका प्रोग्राम था, तो याद रखेंगे भारत सरकार का। इसके कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल, ये आपने याद रखना है। और ये किस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। और जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, कौन सा वाला आपके पास सेक्टर आ गया, तो आपने याद रखना है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। कौन सा आ गया, सेकेंडरी सेक्टर। इसे लॉन्च किया गया था कब, तो आप याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके अंदर इसे इंप्लीमेंट किया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, ठीक है। ये आपके पास पहले क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। थोड़े से हमें ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और क्या इसकी अचीवमेंट है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, क्या क्वेश्चन बन सकता है ये समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ से शुरू करा गया था, 25 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए बच्चा, पहला इसका एम क्या था, इसका पहला एम था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ध्यान देंगे आप, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे क्या करना है बच्चे, उसे प्रमोट करना है, ध्यान देना है। तो क्या करना था, पहला इसका काम क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना था और उसकी जो ग्रोथ है, आप ऐसा कह सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसे बढ़ाना था, उसकी ग्रोथ को 12% से कितना लेके जाना था, 14% पर एनम, ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो पहला एम तो इसका यही था। दूसरा काम था लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, मतलब क्या देना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। अब वो एम्प्लॉयमेंट वाला तो प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरा हो नहीं पाया, तो एम्प्लॉयमेंट वाले को तो रिवाइज कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट को मतलब क्या कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट वाले को तो और आगे बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 2022 तक था इसका एम, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2025 तक। मतलब अब हमें जो ये एम है, जो एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब्स प्रोवाइड करनी थी, लगभग 100 मिलियन के आसपास जॉब प्रोवाइड करनी थी, वो वाला अब जो क्या कर दिया गया, उस वाले फैक्टर को रिवाइज कर दिया गया है। उसके अलावा आपको याद रखना है, क्या बोला गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इतना बढ़ाएंगे कि वो जीडीपी पे भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो क्या क्या इनिशिएटिव था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट पे बूस्ट करना है, और भारत की जो जीडीपी है उस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, यहाँ तक आपको समझ में आ गया पहले। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा इसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके इनिशिएटिव्स के बारे में, तो इसके इनिशिएटिव बहुत सारे आते हैं। आप सबने सुना होगा पीएम गति शक्ति, स्टार्टअप सुना होगा आपने, स्टार्टअप इंडिया, ये सब किसके काम है, तो आप याद रखेंगे मेक इन इंडिया के काम है। और अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट जो याद है कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशंस थी अपने पास, ठीक है, वो इंडिया में ही बनी, फिर इंडिया से क्या करी गई, बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या करा हमने, उनको दिया था। उसके अलावा अगर आप पिछले कुछ करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो जो डिफेंस वाला पूरा का पूरा फैक्टर है, जो मतलब डिफेंस वाला पूरा का पूरा सेक्टर है, उसमें आधे पौने से ज़्यादा चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, स्वदेशी बना रहे हैं। मतलब किसके अंदर जा रही हैं, वो मेक इन इंडिया के अंदर जा रही हैं। तो मेक इन इंडिया डिफेंस की फील्ड में बहुत अच्छा चल रहा है, मेडिकल फील्ड में आप कह सकते हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिक जो होता है, लॉजिस्टिक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, ठीक है। अब पहला तो क्लासिकल लैंग्वेज को आपने किसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, शेड्यूल के साथ। शेड्यूल अलग है बेटा, ठीक है, शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस हैं वो अलग है। कहता है बच्चे क्लासिकल लैंग्वेजेस कुछ स्टेटस मिला है कुछ और भाषाओं को, उसमें से एक कौन सी आती है बच्चा यहाँ पर, मराठी, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में बोली जाती है, बंगाली, बंगाल वाली आ गई आपके पास, पाली, पाली भारत में भी बोली जाती है, भारत के बाहर भी बोली जाती है, और महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो किस भाषा में आपको देखने को मिलते हैं, पाली भाषा में। उसके अलावा प्राकृत भी आती है जिसमें जैन धर्म भी थोड़ा सा एसोसिएटेड है, और असामीज आ गई आपके पास, असामी वाली भाषा। ठीक है, देखिए कहता है ये जो कंसेप्ट है क्लासिकल लैंग्वेजेस का, ये कब लाया गया था, तो आप याद रखेंगे 2004 में। और तमिल मतलब कि कितने, वैसे अब पहले ऐसे समझो, ठीक है, टोटल वैसे तो कितनी लैंग्वेजेस थी ऑलरेडी पहले अपने पास, अब सारी मिलाकर ऐसा कह लो, अब टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं हमारे पास, तो आपने याद रखना है कितनी हो चुकी हैं अपने पास, यहाँ पे 11 हो चुकी हैं, जिसमें से कितनी ऐड हुई है अभी आपके पास, 5। कौन कौन सी, मराठी, पाली, बंगाली, प्राकृत, और कौन सी आती है आपके पास, असामी, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि कैसे मिल सकता है एक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था। अब देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे करके एक भाषा को क्या मिल सकता है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल सकता है। पहला बच्चे, पहला क्राइटेरिया रहता है कि वो लगभग 1000-2000 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ऐसी भाषा जो कितने साल पुरानी है बेटा, लगभग 1000 से 2000 साल पुरानी है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, मतलब इस भाषा का इतिहास इतना पुराना है, मतलब कि इतना इतिहास कितना साल पुराना है उसका, 1000 से 2000 साल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेकंड कहता है बच्चे कि उसके ऊपर इसी मतलब जो भी हम जिस भाषा को हम क्लासिकल बोलेंगे उसके ऊपर एंशिएंट लिटरेचर लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए बच्चे, उसके ऊपर एंशिएंट लिटरेचर लिखा होना चाहिए, जैसे अर्थशास्त्र वगैरह 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 किताबें आ जाएंगी आपके पास। उसके अलावा वो ऐसा टेक्स्ट नहीं कि कुछ भी लिखा हो, कुछ भी किसी की तारीफ ही लिख दियो, नहीं, वो कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल। ठीक है, कैसा टेक्स्ट होना चाहिए आपके पास, नॉलेजेबल टेक्स्ट होना चाहिए जो लोगों को उसके बारे में पूरी की पूरी बात भी बता रहा हो। ठीक है, नॉलेज बता रहा हो उस टाइम पीरियड की। उसके अलावा बेटा मतलब जो मॉडर्न टेक्स्ट है, जो आज के जैसे आज की जो किताबें हैं उससे वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट देन आप लिख लेंगे मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके लिए ये सब कौन चेक करेगा, इसके लिए क्या बनाई जाती है, तो इसके लिए लिंग्विस्टिक
एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चा इसके लिए? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इसके लिए बनाई जाती है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि किस भाषा को कौन सा मतलब दर्जा देना है क्लासिकल का या नहीं देना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो आपको याद रखना है, डिसाइड करता है कौन? ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या कहा आपको, टोटल कितनी हो चुकी है? 11, मतलब ऑलरेडी भी थी। तो पहली आपको याद रखनी है, पहली कौन सी आती है? तमिल। ठीक है, पहली कौन सी आती है? तमिल। तो तमिल को दर्जा कब मिला था क्लासिकल भाषा का? तो आप याद रखेंगे 2004 में। उसके अलावा आती है आपके पास संस्कृत, जिसे दर्जा मिला था कब? 2005 में, जिसे क्या बोला गया था? क्लासिकल लैंग्वेज। उसके अलावा तेलुगु की जब आप बात करते हैं तो 2008 में तेलुगु को क्या बोला गया था? क्लासिकल लैंग्वेज इसे बोला गया था। उसके अलावा कन्नड़ को भी 2008 में ही क्या दर्जा मिला है क्लासिकल का? 2000 अगर हम बात करते हैं 13 की, तो 13 में किसे मिला था ये टैग? तो 13 में मिला था मलयालम भाषा को, और मलयालम के बाद लास्ट कौन सी थी? उड़िया। और उड़िया को कब मिला था क्लासिकल भाषा का टैग? 2014 में। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? अब ये इतने साल पुरानी है, मतलब 2014 के बाद अभी तक हमने कोई ऐसा टैग नहीं दिया था, तो टैग हमने अब 10 सालों के बाद ही दिया 2024 में। और किस किस को? मराठी, पाली, बंगाली, प्राकृत और असामी को। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा भारी बात, बस इतना सा याद रखेंगे आप, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है अपने पास यहाँ पे? इंटरनेशनल, और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासेस में बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं और क्या क्या बात है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, एक्चुअली में इंडिया ने ज्वाइन करा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ध्यान देते हैं आप, इंडिया ने क्या ज्वाइन करा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंडिया ने क्या करा है? ज्वाइन करा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है हमारे दिमाग में कि वैसे तो इसको फाउंड ही किसने करा है? इसको फाउंड किसने करा था बच्चे? इंडिया ने। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2019 में इस आइडिया को पेश करा था 2019 में इस आइडिया को पेश करा था कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, हमें जो ये मतलब जो बिग कैट्स कह सकते हो आप यहाँ पे, इन बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर तब तो कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे, मतलब ये आइडिया बस दिया कब गया था? 2019 में। और किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पर इसके ऊपर इनिशिएट लिया गया कब? अप्रैल 2023 में इसके ऊपर क्या लिया गया बच्चे? इनिशिएट लिया गया। और जिस दिन प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च करा था, ध्यान देंगे, ठीक है, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा था उसके साथ ही हमने क्या शुरू कर दिया था? तो आप याद रखेंगे, उसी के साथ हमने शुरू करा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह थी और उस सालगिरह में हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं बेटा। अब आप बोलोगे जब फाउंडर इंडिया था, जब फाउंडर ही इसका इंडिया है, या आइडिया ही किसने दिया? इंडिया ने दिया है, तो इंडिया ने इतना लेट क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि बेटा कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स रहते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन रहती है, जिसके कारण भारत ने इसको बहुत बाद में ज्वाइन करा है। ठीक है, अब समझते हैं। कहता है फॉर्मली ज्वाइंट इंडिया ने, अभी तक तो इनफॉर्मली, क्योंकि फाउंडर ही हम थे ना, पर अब क्या बन गए हम यहाँ पर? हम फॉर्मली इसके मेंबर बनते हैं। तो फॉर्मली इंडिया ने इस अलायंस को क्या करा है बच्चे? ज्वाइन करा है। और ध्यान देंगे ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसको किसने फाउंड करा था? इंडिया ने। और काम क्या है इसका? कि जो बिग कैट और जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, इनकी जो रहने बहने की जगह है, उसको हम क्या कर पाए? यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इंडिया अकेला नहीं है इसको ज्वाइन करने वाला, इंडिया के साथ साथ आप याद रखेंगे 3 और ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने इसको यहाँ पर ज्वाइन करा है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन सी है वो। तो एक कौन सी आती है आपके पास? निकारागुआ, जो कि सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बनती है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे इसे? इस्वातिनी अफ्रीका में आता है, और सोमालिया भी कहाँ पर आता है? अफ्रीका में, आपने याद रखना है। ठीक है,
है। अब देखिए जो लाइन मैंने अभी आपको बोली थी यहाँ पर कि इसे 2023 में इसको लॉन्च करने की बात की गई थी, और कब की गई थी बेटा, जब हम 50वीं सालगिरह मना रहे थे किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर की जब हम बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था कब, 1 अप्रैल 1973 को। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो आपने याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, क्या 54 हैं या 55 है, आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। अब एक और फैक्ट सीखिए, देखिए कहता है इस एग्रीमेंट का एम है कि इस बिग कैट को बचाना है। बिग कैट मतलब साइज में बड़ी है ना ये, तो बिग कैट को क्या करना है, इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करना है। अब ये 7 बिग कैट्स हैं, कौन कौन आती है उसमें, टाइगर, लायन, उसके बाद लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, और कौन आता है आपके पास यहाँ पे, चीता। कहता है एक्सेप्ट पुमा और जैगुआर, बाकी सब पांचों हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, इंडिया में देखने को मिलती हैं। और IBCA का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, इंडिया में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर आ सकता है कि ये कितनी कंट्रीज़ ने मिलकर चलाया था, तो 96 इसका आंसर आता है। वो 19 कंट्रीज़ ने मतलब एक एग्रीमेंट कह सकते हो आप यहाँ पर करा था इनको बचाने के लिए। ठीक है, चलिए हो गया एक और क्वेश्चन, अगला बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी। अब रेन्यूएबल एनर्जी क्या है बच्चा, फिर से अगर हमें याद हो तो हम ग्रीन एनर्जी की ही यहाँ पर फिर से बात करने जा रहे हैं, और इसके प्रमोशन के लिए या इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर एक कमेटी को बनाया है। ठीक है, और वो कमेटी मतलब एक मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग को अब आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा है बच्चे यहाँ पर, कहता है ग्लोबल रेन्यूएबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, और ये कहाँ पर होने, इसका 4th एडिशन है, याद रखेंगे आप। और कहाँ पर हो रही है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हो रही है। ठीक है, कितने डे का समिट है ये, तो 3 डे है, याद रखेंगे। और इसमें जगह जगह से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जिस पे सारा का सारा जोर दिया जाएगा किसके ऊपर, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मतलब अर्थ को बचाना है ना यार, तो अर्थ को बचाने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे सारा का सारा जोर दिया जाएगा। कहता है REC लिमिटेड, इसका पुराना नाम क्या था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसने MOU साइन करा था किसके साथ, रेन्यूएबल एनर्जी, जिसका फंड वगैरह वगैरह आप देख लेंगे, इतना काम करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि गुजरात में किस जगह पर हुआ है, तो जगह आपने याद रखना है, आपको आप ये याद रखेंगे, लिखा है ना महात्मा मंदिर कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर। ठीक है, चलिए अब हम फिर वही पेट क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। हमने कई बार रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे कि नेट जीरो एमिशन करना है, कुछ याद आया, हमने पढ़ा था नेट जीरो एमिशन करना है, और कब तक करना है बच्चे, 2070 तक। तो पहला तो आप यही सीख लेंगे कि हमें नेट जीरो मतलब बिल्कुल ये धुआं जो भी ऐसे ख़त्म कर देना है हमें, कब तक, 2070 तक। उसके अलावा हमें 5 मिलियन क्या प्रोवाइड करना है बच्चे, हमें 5 मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन को क्या करना है, प्रमोट करना है या स्टैब्लिश करना है, कब तक, 2030 तक। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को हमें कब तक सेट करना है बच्चे, 2030 तक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें 57 सोलर पार्क्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं यहाँ पे, 57 सोलर पार्क्स बनाने हैं, ताकि हम ग्रीनरी की तरफ या ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ भी जोर देना शुरू कर सकें। ठीक है, उसके अलावा विंड एनर्जी को बढ़ाना है 2030 तक, एंड सो ऑन, ये हमारे यहाँ पर एम रहेंगे। ठीक है, चलिए एक और करंट अफेयर होता है, अगला सेक्शन बढ़ते हैं। अगला कहता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे SCO मीट हुई है, कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर हुई है, ये पाकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर हुई है बच्चा, पाकिस्तान में। कहता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, क्या नाम आता है, S जयशंकर। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, SCO में। ये हमें देखना है। ठीक है, किस में प्रमोट कर रहे हैं हम, SCO में। और ये कहाँ पर हुई है, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद कहाँ पर आता है आपके पास, राजधानी है पाकिस्तान की, याद रखना है आपने। ठीक है, देखिए कहता है ये पहली विजिट दिखती है हमें इस वाली गवर्नमेंट की, क्योंकि 2015 में कौन गई थी, तो कौन गई थी यहाँ पे, सुषमा स्वराज, उसके बाद ये गए हैं। ठीक है, SCO की अगर आप बात करते हैं तो SCO के परमानेंट SCO क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी कब, 2001 में। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है, चाइना, रशिया, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद 6वां कौन सा आता है, उज्बेकिस्तान, 7वां कौन है, इंडिया, और 8वां कौन है, पाकिस्तान। और अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस जो है वो इसका 9वीं मेंबर या 9th मेंबर बन चुकी है। किसकी किसकी बन चुकी है ये, तो आप याद रखेंगे SCO की, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और शंघाई वाला जो ये कॉरपोरेशन है बेटा, ये किसके ऊपर जोर देता है, कि टेररिज्म खत्म करने की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, रीजनल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हमें बीजिंग, चाइना में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए एक और हो गया, अगला देखते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है अपने पास यहाँ पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला है बच्चे यहाँ पर करंट, ये मतलब इस सेक्शन का पहला करंट अफेयर आपके पास कहता है अलेक्जेंडर डून, ठीक है। अलेक्जेंडर डून एक प्रोमिनेंट कौन है, मैथमेटिशियन है, कहाँ के, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के। इनको अवार्ड दिया गया है 2024 का, कौन सा वाला अवार्ड, सशस्त्र रामानुजम, ठीक है। रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए इंडिया के भी, ठीक है, इंडिया के हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पे सशस्त्र का फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा है, शनमुग्गा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, याद रखना है। और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके जो कि कहाँ पर है, तंजावुर। और तंजावुर कहाँ पर आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में आता है, ठीक है। और क्यों मिल रहा है इन्हें ये अवार्ड, इन्हें क्यों मिल रहा है ये अवार्ड, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या आता है, एनालिटिकल नंबर थ्योरी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, या पढ़ लेंगे किस किस के साथ क्या क्या इन्होंने करा है, आपको मैथ ज़्यादा आती है, ठीक है, आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ से किसके बारे में, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रामानुज के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रामानुजन भी कहते हैं इनको, ये रामानुजन भी कहते हैं, रामानुज, इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, कौन थे ये, ठीक है। पहला देखिए बच्चा, अगर हम रामानुज की बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी, ध्यान देंगे आप, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, तो आप याद रखेंगे 22 दिसंबर को। कब मनाई जाती है बच्चे, 22 दिसंबर। और इस दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे भी हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हम याद रखेंगे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के भी इलेक्टेड मेंबर रहे हैं, ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स में एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर, ये 2005 में बना था। और इंडिया के मैथमेटिशियन, क्या नाम आता है इनका, तो इनका नाम आता है श्रीनिवासा रामानुजन। और अगर हम बात करें ये किसको अवार्ड दिया जाता है, जिनकी उम्र 32 साल या 32 साल से कम हमें देखने को मिलती है, उन्हीं को यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें मॉनिटरी अमाउंट भी रहता है, ध्यान रखना है, इसमें क्या मिलता है, इसमें मॉनिटरी अमाउंट भी दिया जाता है, लगभग $, अगर हम बात करें तो $, 10,000, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 10,000 ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला सेक्शन, अगला आता है आपके पास यहाँ पे 15th ईरानी कप टाइटल। अब पेपर के लिए क्वेश्चन निकाल लो पहला, ईरानी कप इज एसोसिएटेड विद, तो क्या टिक करेंगे आप यहाँ पर, बिल्कुल सीधा आंसर आ जाएगा, क्रिकेट। चलिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है जो ईरानी कप है ये एक एनुअल वन ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच है, जिसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, BCCI, आप सबको पता है। एंड कंटेस्टेड ईच सेशन बाय द रेनिंग रणजी ट्रॉफी चैंपियन और मल्टी स्टेट ROI टीम, रेस्ट ऑफ इंडिया जो टीम होती है कंपोज, उनका यहाँ पर क्या होता है, एक मैच कराया जाता है। अब BCCI ने इस ईरानी ट्रॉफी, इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि एक अपने पास इसी BCCI के एक सर्विंग प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या आता है, जल आर ईरानी, और उनके नाम पर इस नाम को क्या रखा गया है, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। पहले तो यही समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अब आता है कौन जीता है यहाँ पर, तो मुंबई जीती है, याद रखना है। और अजिंक्य रहाणे लेड रेनिंग रणजी ट्रॉफी टीम हैज ड्रॉन मैच आफ्टर टेकिंग फर्स्ट इनिंग, किसके खिलाफ यहाँ पे, रेस्ट ऑफ इंडिया, जो 5 दिन का मैच चला था उसके लिए। और प्लेयर ऑफ
मैच किसे बोला गया है यहाँ पे, सरफराज खान, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला आता है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पर, तो अगला करंट अफेयर किसके बारे में डील करता है, ये डील करता है IIFA अवार्ड्स हुए थे, या आईफा अवार्ड्स भी आप इसे कह सकते हैं। कहाँ पर हुए हैं ये, अबू धाबी में, जिसको होस्ट कौन कर रहे थे, शाहरुख खान, और को होस्ट थे विकी कौशल और वो करण जौहर, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये बड़ा ही मुझे तो बड़ी फेंकी हुई बात लग रही है ना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि एनिमल मूवी इस काबिल थी, पता नहीं बेटा। और ये कहाँ पर हुए, अबू धाबी में, आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए बेस्ट फिल्म किसे मिली है यहाँ पे, एनिमल को। और एनिमल की बात करते हैं तो किसने डायरेक्ट करी थी, संदीप रेड्डी वांगा ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस, चलो ये समझ में आता है मुझे, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलता है यहाँ पे, रानी मुखर्जी, किस चीज़ के लिए, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किसे मिलता है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मुझे लगता है बेस्ट मूवी भी इसी को मिलनी चाहिए थी, पर चलो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है यहाँ पे, अनिल कपूर को, किसके लिए, एनिमल के लिए, ठीक है। गाने भी इसी के हिट हुए हैं, हिट मतलब उनको भी अवार्ड मिला है, वो सतरंगा सतरंगा वाला गाना है ना, उसके लिए भी मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है यहाँ पर, तो शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। चलो ये मूवी थोड़ी बहुत सोशल अटायर को थोड़ा सा बताती है शायद, है ना। उसके अलावा अगला अगर हम देखें यहाँ पर, अगला कौन सा आता है, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल, और बेस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा जयंती लाल गाडा, और किसको मिला यहाँ पे, हेमा मालिनी। और अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर्स इन सिनेमा, करण जौहर, ठीक है। मुझे लगता है ये थोड़ा यहाँ पे नेपोटिज्म ही हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप इसको देख लेंगे, और हमारे पेपर के लिए जो जो क्वेश्चन बनता है इसके साथ का वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और आप यहाँ पर बना सकते हैं। एक ना एक और अवार्ड मिला है जिसका नाम है बेस्ट स्टोरी अडॉप्टेड, ठीक है। अडॉप्टेड कहेंगे इसे, अडॉप्टेड ना, हाँ। इसका आंसर आएगा 12th फेल, ठीक है। उसके अलावा एक आप और लिस्ट बना लेंगे जिसमें गानों को भी मिला है ना, सतरंग वाले गाने को, फिर एक वो है ना वो अर्जन वेली, हाँ, इन सब को भी मिला है, तो ये आप देख लेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्पोर्ट्स का सेक्शन, चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। कहता है हॉन्जू, अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद हो, तो हमने पिछले करंट अफेयर में इनके बारे में बात करी थी। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो पिछले करंट अफेयर में हमने बात करी थी कि जो इंडिया के जीवन और विजय हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या जीता था, मिक्स्ड टीम जो कैटेगरी का जो टाइटल होता है वो जीता था जर्मनी को हराने के बाद। अगर पिछला करंट अफेयर पढ़ा है तो उसी टूर्नामेंट की हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए कहता है यहाँ पे, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो हैंगजू जो ओपन टेनिस है वो और किसके साथ एसोसिएटेड है, तो टेनिस आप याद रखेंगे। देखिए कहता है मरीन क्लिक ऑफ क्रोएशिया वन द मेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग चाइना के जैंग जिंग जैंग, तो ये चौमिन मोमो जैसा नाम बड़े मुश्किल है बेटा याद करना। कहता है विद दिस विन मरीन क्लिक जो है वो बिकेम द लोएस्ट रैंक टूर्नामेंट विनर इन ATP टूर हिस्ट्री एट द नंबर 77। ये सब नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा आपके पास, और मैंने अभी आपके करंट अफेयर बताया, पिछले करंट अफेयर में भी आप हॉन्जू के बारे में पढ़ चुके हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है फर्स्ट एशिया पैसिफिक पेडल कप, ठीक है। अब ये पेडल क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये समझो, इस लाइन को समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे अगर आप देखें, जैसे टेनिस होता है बच्चे अपने पास, ठीक है, आप पेडल टेनिस को भी कह सकते हैं। तो टेनिस जैसी ही गेम होती है, जिसे आप क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे, पेडल नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखो कहता है पेडल एक रैकेट स्पोर्ट है जिसका ओरिजिन मैक्सिकन है, याद रखना है आपने, और एक बंद क्लोज कोर्ट में ये खेला जाता है, स्क्वैश की तरह खेला जाता है, हाँ। बट इसका जो कोर्ट का जो साइज है वो डबल टेनिस कोर्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो इंडिया वाली टीम को इसमें क्या मिला है बच्चे, ब्रॉन्ज मिला है। किसे हराने के बाद, मलेशिया को, ये आपने याद रखना है। कहाँ पर हुआ है, तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है, याद रखना है। इंडोनेशिया को गोल्ड मिला है, फिलीपींस को सिल्वर मिला है, और हमें क्या मिला है यहाँ पे, ब्रॉन्ज, आपने याद रखना है। और कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी, तो हांगकांग, उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेसिक करंट अफेयर है ये, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला, कॉमनवेल्थ गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ गेम इंडिया ने भी होस्ट करे थे, अगर आपको याद हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जब हमने एक क्वेश्चन था ना
ओलंपिक्स वाला एक क्वेश्चन था, उस करंट अफेयर में भी आपको मैंने बताया होगा, ठीक है। ये देखिए, कहता है इंडिया ने आज तक एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या करा था, यहाँ पर होस्ट करा था, और वो कब का था, तो 2010 का। और कहाँ हुआ था बेटा, ये तो आपने याद रखना है, दिल्ली में हुआ था, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं बच्चा, तो आपको याद रखना है, ये एक इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स, ठीक है, इवेंट होते हैं जो कितने सालों के बाद मनाए जा रहे हैं, 4 सालों, मतलब हर 4 सालों में ये मनाए जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। कहता है ग्लासगो, जो कि किसकी कैपिटल है बच्चा, स्कॉटलैंड की, हैज़ बीन अनाउंस्ड, क्या बनेगा यहाँ पर, ये होस्ट सिटी बनेगा किसका, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा इसके लिए। और ये कौन सा एडिशन होगा इसका, 23rd, याद रखना है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खर्चे वर्चे बढ़ रहे थे यहाँ पर, इसके चक्कर में इसने वापस ले लिया था। कहता है यहाँ पे द सिटी प्रीवियसली होस्टेड दिस इवेंट इन 2014, और मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पे कि 4 सालों के बाद ये मनाया जाता है। पहला कब हुआ था, 1930 में, और कहाँ पर हुआ था, हैमिल्टन। कहाँ पर आता है ये, ओंटारियो, और कहाँ पर आता है, कनाडा में। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, कोई और भारी बात नहीं है। चलिए अगला आता है, इसके बाद अगला आता है डायने ब्रावो जो है वो रिटायर हो गए हैं, कहाँ से, क्रिकेट से, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, ज़्यादा घुमाने वाला नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर हैं ब्रावो, ठीक है, डी ब्रावो आप याद रख सकते हैं। इन्होंने 2 टाइम मेन T20 वर्ल्ड कप विनर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, और ही रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके थे, कब, 2021 में। कहता है कोलकाता नाइट राइडर्स अ प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है जो कि IPL में परफॉर्म करती है, हैज़ अनाउंस्ड डायने ब्रावो एज KKRS न्यू मेंटर सक्सीडिंग गौतम गंभीर। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। और उसके बाद ये की मेंबर है वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है। इन्होंने जो जो ट्रॉफीज जीती होंगी वो आप देख लेंगे, इसमें कोई बारी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक ये नाइट राइडर वाला क्वेश्चन आपके पास पेपर में बन सकता है, ठीक है। चलिए ये आप देख लेंगे इसके साथ का। अगला आता है आपके पास ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 का, जो कि हो चुका है कहाँ पर, लीमा पेरू में, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, ISSF का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आपने याद रखना है। ये ISSF कब बना था, 1907 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, म्यूनिक, और म्यूनिक कहाँ पर आता है आपके पास, जर्मनी में। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, कहता है इंडिया ट्रायो विंस द टीम गोल्ड मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पर हुआ था, याद रखना है आपने, जिसमें क्या था, जिसमें रैपिड फायर पिस्टल इवेंट था, कहाँ पर हुआ है, लीमा पेरू में। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और वो ट्रायो कौन कौन थे, तो देखिए पहला क्या नाम है, राजवर्धन पाटिल, उसके बाद है मुकेश नीलावली, और हरसिमर रतन राठा। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये जूनियर वाला जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, ISSF ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, कब, 2017 में, ठीक है। पर ये खुद कब बना है, तो आप याद रखेंगे 1907 में, ठीक है। चलिए अगला आता है सैफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए, कहता है द इंडियन मेंस फुटबॉल अंडर 17 का जो मतलब लिफ्ट हो चुका है, लिफ्ट मतलब आगे बढ़ चुका है, सैफ मेंस, सैफ का फुल फॉर्म आ जाएगा आपके पास, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप, किसको हराने के बाद, बांग्लादेश को फाइनल गेम में, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये, तो आप याद रखेंगे चिंगलीमिथांग स्टेडियम, कहाँ पर आता है ये, थिम्पू, भूटान। और थिम्पू किसकी कैपिटल है बच्चा, तो आप याद रखेंगे भूटान की। अच्छा, भूटान और इंडिया क्या एक रिवर के साथ जुड़े हैं, उस रिवर का नाम है मानस। आप मुझे बताएंगे क्या हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, क्या ये कहीं ट्रांस बाउंड्री रिवर तो नहीं है, आप मुझे समझाएंगे इसके बारे में। और हम भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ, ठीक है। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहे, मोहम्मद अरबाज इंडिया के, गोलकीपर कौन रहे, अहिम सूरज सिंह, ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला, साउथ एशियन फुटबॉल, ये एक रीजनल
फुटबॉल एसोसिएशन है, याद रखेंगे। कब फाउंड हुई थी? 1997 में। और किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान ने इसको बाद में ज्वाइन करा था। ठीक है। सैफ ऑर्गेनाइजेस बोथ सीनियर एंड जूनियर टूर्नामेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कोई भारी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास? डिफेंस। और कौन सा आता है? मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आप सबको पता होगा शायद कि स्क्वाड्रन लीडर क्या नाम आता है इनका? मोहाना सिंह। ठीक है, मोहाना सिंह जो है वो अब फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनेंगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन होता है, जो कि क्या ऑपरेट करेंगी, साथ साथ ही इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट है उसे क्या करेंगी? हेड करेंगी, मतलब उसे लीड करेंगी, आप ऐसा कह सकते हैं, उसे ऑपरेट करेंगी। ठीक है, जो फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है इसका स्टेशन कहाँ पर है? नालिया एयरबेस। कहाँ पर आता है? गुजरात सेक्टर में, जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। मोहाना सिंह जो है वो फर्स्ट 3 फीमेल फाइटर कमीशन देख सकते हैं आप यहाँ पे 2016 से। पहली कौन थी? भावना कांत। उसके बाद थी अवनी चतुर्वेदी, जो आपने पिछले करंट अफेयर में भी कभी पढ़ा होगा। और उसके बाद शी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन इन द IAF, जो कि क्या फ्लाई करेंगी? हॉक एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स इन 2019। ठीक है, करा इन्होंने 2019 में, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, आप देख लेंगे। और एयरफोर्स डे हमने बात कर ली, ये भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है काजीनद एक्सरसाइज हुई है 2024 की, और ये कहाँ पर हुई है? ओली। और ओली कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में। कौन सा एडिशन था इसका? 8वां, याद रखना है आपने। और इसे इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 2016 में। क्या नाम था इसका? पहले यहाँ पर प्रबल द्योस्तक, और बाद में फिर इसका नाम चेंज करके रखा गया एक्स काजीनद, या आपने काजी इंद कह सकते हैं, या काजी इंद आप कह सकते हैं। काजी मतलब कजाकिस्तान, इंड मतलब इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन आता है आपके पास साइंस और टेक। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा कहता है अर्थ को एक अपना टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए एक मिनी मून मिलने वाला है, जिसका नाम है एस्टेरॉयड 2024 PT5। क्या नाम है इसका? एस्टेरॉयड 2024 PT5। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चा कि एस्टेरॉयड होते क्या है, तो एस्टेरॉयड एक्चुअली में वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसा कह लो रॉकी ऑब्जेक्ट मतलब डेब्रिस या धूल मिट्टी कण इस तरीके के होते हैं। रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं बच्चा? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और सन के चक्कर लगाते हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और साथ ही साथ इनको हम कई बारी मिनी प्लैनेट भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं मिनी प्लैनेट? क्योंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं ये, जिसकी वजह से इन्हें क्या कह दिया जाता है? मिनी प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो एस्टेरॉयड 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं हमें यहाँ पे? 3 प्रकार के। जैसे एक होता है आपके पास मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, 3 टाइप्स की होती है इनकी बेल्ट आप कह सकते हैं। तो एक आती है आपके पास मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि किसके बीच में मिलती है? हमें 2 प्लैनेट्स के बीच में। एक प्लैनेट का नाम क्या है? मार्स, और एक का नाम क्या आता है आपके पास? जुपिटर। ठीक है, जो कि जिसके अंदर अगर मैं कहूं कि मतलब इस बेल्ट के अंदर मार्स से लेके मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाई जाती है, इसमें मिलियन के हिसाब से एस्टेरॉयड हमें देखने को मिलते हैं। किसके हिसाब से? मिलियन ऑफ एस्टेरॉयड के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पहला कैटेगरी हो गई। सेकंड आपको याद रखनी है, सेकंड आते हैं ट्रोजन। क्या कहते हैं उनको? सेकंड वाले को कहा जाता है ट्रोजन एस्टेरॉयड। क्या कहा जाता है इसे? ट्रोजन एस्टेरॉयड। और ट्रोजन एस्टेरॉयड आप ऐसा कह सकते हैं जो प्लैनेट के ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, आप उन्हें कह सकते हैं। और उसके अलावा एक आते हैं आपके पास नियर अर्थ एस्टेरॉयड। कौन से आते हैं यहाँ पे? नियर अर्थ एस्टेरॉयड, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, जो कि क्या जाते हैं? अर्थ के पास आ जाते हैं, और कभी कभार ये अर्थ के लिए क्या हो सकते हैं? हैजार्डस भी हो सकते हैं। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो क्या कहा है कि अर्थ को क्या मिल चुका है? एक अपना मिनी मून मिल चुका है, याद रखना है आपने, जो कि कब से कब तक यहाँ पे घूमेगा फिरेगा? तो 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये यहाँ पर घूमेगा। और इसका शेप याद रखना है, ऑर्बिट जो है इसका वो शेप कैसा दिखता है आपको?
हॉर्स शू आप देख सकते हैं, ऐसा होता है कुछ, मतलब घोड़े की नाल की तरह आप इसे कह सकते हैं, घोड़े की नाल की तरह ये दिखता है, और अराउंड 55 डेज के लिए घूमेगा और उसके बाद ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, और ये ऐसे नहीं देखा जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं स्काई पे जो हम बिल्कुल भी अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपके पास? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या आता है, अच्छा ये देख लेंगे। हाँ, एक और बात, ये जो PTS है 2024 ये किसने फाउंड करा है? नासा ने। और नासा का जो एक प्रोग्राम है, मतलब एक उसका कह लो एक उसकी बॉडी है, उसका नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसका वो बनता है, एवरीबिट बनता है आपके पास एटलस। और दिस अर्थ नियर ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि कितने प्रकार होते हैं? मेन एस्टेरॉयड, दूसरे कौन से बताए थे मैंने आपको यहाँ पर? ट्रोजन, और तीसरे कौन से बताए थे? नियर अर्थ। तो ये नियर अर्थ है, 5th डिटेक्टेड मिनी मून ऑफ द अर्थ। पहला मिनी मून कब फाउंड हुआ था? 1991, और ये आपने यहाँ पे याद रखना, और इसका नाम भी क्या था? 1991 BG आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अगला आता है बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पता हो बेटा, ये जो त्रिनिदाद है और टोबैगो है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ आप ऐसे कह सकते हैं, आइलैंड कंट्रीज़ है वैसे, पर ये साउथ अमेरिका की क्या है आपके पास यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती हैं ये। और अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में, तो इसमें क्या किया गया है समझते हैं। ठीक है, इन कंट्रीज़ में भी हम UPI को लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए बच्चा क्या है, कहता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि किसका पार्ट है? ये किसकी मतलब सब्सिडरी है? ये तो NPCI की सब्सिडरी है, और इसने किसके साथ एक एग्रीमेंट करा है? त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ, ताकि वहाँ पर क्या किया जा सके? UPI को लॉन्च वहाँ पर किया जा सके। इस प्रकार त्रिनिदाद और जो टोबैगो है ये फर्स्ट कैरेबियन नेशन बन जाएंगे जिन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया है? UPI। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और UPI का कंसेप्ट इंडिया में कब आया था? 2016। और कौन लेकर आया था? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे लेकर आया था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है अपना UPI? तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। 2024 में NIPL इंक्ड एन एग्रीमेंट विद सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू एंड बैंक ऑफ नाम्बिया, ताकि वो क्या लॉन्च कर सकते हैं? इस पेमेंट को लॉन्च कर सकते थे। ठीक है, और NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलता है आपको? सॉरी, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और NPCI का भी कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और NPCI कब बना था? 2008। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके? नई दिल्ली। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नोटों की बात हो रही है बेटा। ठीक है, इन नोट्स की अभी भी रिकवरी चल रही है। ठीक है, इन नोट्स की अभी भी क्या चल रही है? हमारे पास रिकवरी चल रही है, ये आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। कहता है RBI ने अनाउंस करा है कि 98% ऑफ दी 2000 के जो नोट हैं हैव बीन रिटर्न्ड सिंस देयर विड्रॉल इन मई 2023। तो इसको बंद कर दिया गया था मई 2023 में, उसी की बात की है। दिस हैज़ लेड टू द टोटल वैल्यू, ये आप इसके साथ देख लेंगे, कोई भारी बात नहीं है इसमें डेटा में। ठीक है, चलिए अब हम एक तो चीज़ें सीखते हैं। जो ₹10 वाला नोट है अपने पास, उसमें कौन सा वाला चित्र बना हुआ है? तो आपको याद रखना है कोणार्क सन, याद रखेंगे आप। ठीक है, मतलब कोणार्क जो सन टेम्पल है वो बनाया गया है। जब हम 20 रुपये वाले की बात करते हैं, ठीक है, जब हम 20 रुपये वाले की बात करते हैं तो 20 रुपये वाले में क्या बना हुआ है बच्चे? तो आपको याद रखना है 20 रुपये वाले में हमारे पास बना हुआ है एलोरा केव्स। ठीक है, कौन सी वाली बनी है अपने पास यहाँ पे? एलोरा केव्स, याद रखना है आपने। उसके अलावा कितने वाला नोट आता है अपने पास यहाँ पे? ₹50 वाला। और 50 में आपके पास बना है ये वाला हम्पी का जो रथ है यार, है ना, हम्पी वाला रथ बना हुआ है आपके पास। उसके अलावा उसके बाद अपने पास कौन सा डेनोमिनेशन आता है? 100 वाला ना। 100 की अगर हम बात करते हैं तो 100 में क्या बना हुआ है? रानी का बाव, आपने याद रखना है। रानी का बाव जो कि कहाँ पर आता है आपके पास? जो आता है रानी का बाव, ये आता है कहाँ पर? गुजरात। और उसके अलावा एक आता है आपके पास ₹500 वाला। 500 में बना है सांची स्तूप। क्या बना है यहाँ पर? सांची स्तूपा, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। कौन सा आता है बच्चे यहाँ पे? सांची स्तूपा। और उसके अलावा अगर हम बात करें, 200 में बना है
सॉरी 200 में बना हुआ है आपके पास सांची स्तूपा, 100 हो गया ना, हाँ 200, और 500 वाला जो है, ठीक है, 500 जो डेनोमिनेशन है उसमें क्या बना हुआ है हमारे पास, तो उसमें बना है लाल किला, याद रखेंगे आप, रेड फोर्ट, और हाँ रेड फोर्ट, और उसके अलावा जो ये है कौन सा वाला अपना 2000 वाला, इसमें मंगलयान बना हुआ था, ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला लास्ट सेकेंड लास्ट सेक्शन आपके पास आता है डेज, और डेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा कहता है इंटरनेशनल कौन सा डे मनाया गया है फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। देखो बच्चा न्यूक्लियर वेपन का क्या थ्रेट होता है और क्या इससे नुकसान होता है, इसके लिए इसको यहाँ पर क्या किया गया है, मनाया गया है, ठीक है, ताकि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स है इनको टोटली क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इसे मतलब बनवाया था, तो आप याद रखेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, मेंबर कंट्रीज कितनी है 193, और कब बना था 24 अक्टूबर 1945 को, और याद है कुछ इसकी 6 बॉडीज़ है, यूएनजीए, ठीक है, आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब आपको कराया हुआ है, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे इसके साथ एक क्वेश्चन बताते हैं, पोखरण 1 कब हुआ था अपने पास, ठीक है, और जो पोखरण 2 है ये कब हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा किसका नाम है, ऑपरेशन शक्ति किसका नाम है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला वर्ल्ड टीचर्स डे, ये तो वैसे ही आपको क्लियर रहेगा, नेशनल आता है अपने पास 5 सितंबर को, और जो वर्ल्ड वाला आता है वो कब आता है 5 अक्टूबर को, और ये मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एस्टैब्लिश करा था, यूनेस्को ने, आपने याद रखना है, और थीम क्या थी इस बार, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग सी बात नहीं है इसमें। और यूनेस्को कब बनाए तो हम पढ़ चुके हैं, 16 नवंबर 1945 को ये बन चुका है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला आता है इसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अब ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, इसमें ये बोला गया है कि किन किन प्रॉब्लम से आप टैकल कर सकते हैं, और किन किन जैसे डाटा जो ट्रांसलेशन जो होता है जिसमें डाटा कलेक्शन, कॉपीराइट कंसर्न, यूज़ ऑफ ट्रांसलेटेड वर्क, ये देख लेंगे आप, 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला आता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है, अब ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन ही है वैसे तो, ठीक है, देख लेंगे आप इसके साथ का, और ये कब मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन ऐसे बनेगा भी, पर देख लेंगे आप, है ना। अगला आता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, कब मनाते हैं 1 अक्टूबर, और कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया के साउथ में ज़्यादा देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो कॉफ़ी आर डेली रिचुअल एंड आर शेयर्ड जर्नी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, एसएम सीनियर सिटीजन वाला भी बनाते हैं, और इसकी थीम क्या है, एजिंग विद डिग्निटी, ठीक है, ये आप देख लेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नाउ एक्सीड 75 ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज एंड रिमार्केबल इंक्रीज ऑफ 25 ईयर्स सिंस 1950। अगला आता है आपके पास कौन सा वाला, अगला आता है एनिमल डे। अच्छा, इस वर्ल्ड एनिमल डे को कई बार हम वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे भी कहते हैं, जिसमें हम जानवर के वेलफेयर की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। और होम, इसका थीम क्या है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू, इनका भी घर है भैया, है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास ऑबिचरी, डेथ देख लेते हैं आप किसकी यहाँ पर, तो ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका नाम आता है डेम मैगी स्मिथ, और ये डबल ऑस्कर विनर है, और इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोफेसर मिनर्वा का रोल प्ले करा था किसमें, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में, जिनकी डेथ हो गई है अब कब, 89 की उम्र में, और कहाँ पे, लंदन में। इन्हें एकेडमी अवार्ड मिल चुका है, मतलब ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडई। उसके बाद 1969 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिल चुका है किसके लिए, कैलिफोर्निया सूट के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।